उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान। 23 नवंबर को होगी मतगणना। उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी। हल्द्वानी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। 172 करोड़ की 18 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को बांटा मुआवजा। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। 19 विभागों के 289 अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति पत्र। सरकारी विभागों में रिक्त सभी 24,000 पदों को भरने का ऐलान। बड़कोट में पानी की समस्या को लेकर पीआईएल पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर सचिव पेयजल एवं निदेशक पेयजल से मांगा जवाब। 500 मीटर की दूरी दूर नहीं पर लोग परेशान। लक्सर के बछड़ी खादर गांव में मनरेगा काम में भ्रष्टाचार। मनरेगा लोकपाल विकास कार्य की करी जांच। ग्राम प्रधान और पंचायत के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप। और पौड़ी में 6 साल की बच्ची के साथ मंदिर के पास छेड़छाड़। पिता की तहरीर पर छेड़छाड़। पास्को की धाराओं में मामला दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद देहरादून मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि नवंबर को केदारनाथ में मतदान होगा। आपको बता 23 नवंबर को ये मतगणना की जाएगी। मतदान के लिए कुल 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि केदारनाथ विधानसभा में कुल 90,540 मतदाता हैं, जिसमें 44,765 पुरुष जबकि 45,775 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 90,540 कुल मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें से 44,765 पुरुष मतदाता हैं, 45,775 महिला मतदाता हैं। 44,765 पुरुष मतदाता, 45,775 महिला मतदाता होंगे। बूथ संख्या जो है वो 173 पोलिंग स्टेशन पूरी विधानसभा में तैयार किया जाएगा और 166 पोलिंग स्टेशन की जो पोलिंग पार्टियां होंगी एक दिन पहले रवाना होंगी और बचे हुए 7 पोलिंग पार्टी के पोलिंग स्टेशन की पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले रवाना की जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं की जो संख्या है वो 1092 है, 1092। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 172 करोड़ रुपए की 18 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सांसद अजय भट्ट सहित कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को अनुमन्य मुआवजा राशि वितरित की है। इसके अलावा सिटी फॉरेस्ट का शुभारंभ भी किया है। साथ ही कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से जमरानी बांध बहुप्रतीक्षित योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और 2050 तक हल्द्वानी शहर के पेयजल और तराई भांवर की सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था इधर इस बांध से होगी। मुख्यमंत्री ने इस बांध परियोजना में अपनी भूमि देने वाले सभी प्रभावितों का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। देखिए, बहुत लंबे समय से जमरानी बांध परियोजना स्वीकृत हो इसकी सबको प्रतीक्षा थी और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम तो बहुत छोटे थे। 5 दशक से भी ज़्यादा समय से लोग इस योजना की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ये ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वीकृत हुआ, क्योंकि उनको हमारे राज्य से विशेष लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और ये बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना हमको उन्होंने स्वीकृत करके दी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि इस परियोजना के बन जाने से, जिसकी अब पूरी तरह से शुरुआत हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। आज जो प्रतिकर राशि है, जो प्रभावित परिवार हैं, उनको बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जल्द ही ये परियोजना को एक लक्ष्य लेकर 2029 तक ये योजना धरातल पर उतरे, इस योजना का काम पूरा हो जाए और इसके पूरा होने से
जो आने वाले समय में अगले 25 सालों में 50 सालों में जो जल के क्षेत्र में जो पेयजल हो या सिंचाई का जल हो, जो एक चुनौती होने वाली है, एक संकट होने वाली है, उसका भी इस योजना के बन जाने से समाधान होगा। साथ ही जो भूजल जिसका जल स्तर नीचे लगातार गिर रहा था, वो जल स्तर भी थमेगा और पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, हर दृष्टि से पूरे नैनीताल, उधम सिंह नगर, आसपास के क्षेत्रों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। त्योहारी सीजन में बढ़ती हुई महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। आलम यह है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ ही खाने पीने का सामान भी, फल फूल, सब्जियों के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं। वहीं सब्जियों के बढ़ते दाम ने आम लोगों की थाली का स्वाद भी बिगाड़ दिया है। आए दिन इनके दाम रिकॉर्ड दर्ज करते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जैसी तमाम सब्जियां शतक मारती नजर आ रही हैं। फलों के दाम तो पहले ही लोगों को रुला रहे थे। वहीं आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों की कीमतों में जितना उछाल वित्त वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि के दौरान आया था, उससे ज्यादा तेजी चालू वित्त वर्ष के 6 महीनों में दर्ज की गई है। यही स्थिति दालों की भी है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति रिपोर्ट में खाद्य वस्तुओं की महंगाई को लेकर भी अध्ययन किया है, जिसके मुताबिक सब्जियां 6 माह में इतनी महंगी हुई हैं जितनी कि 10 साल में नहीं हुई थी। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में आगामी त्योहार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिवाली से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। हालांकि बढ़ती महंगाई के चलते आम जनता खुलकर खर्च करने से परहेज कर रही है। अमूमन दिवाली के समय ज्वेलरी और गाड़ियों के कारोबार चमका रहता था, लेकिन मौजूदा समय में यहां ग्राहकों की खरीदारी धीमी पड़ी है। तमाम ऑफर्स देने के बाद भी कारों की खरीदारी के लिए खरीदार नहीं पहुँच रहे हैं। मोदी सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने आम जनता और कारोबारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। मैं कहना चाहूँगा जी, हर साल से इस साल काफ़ी जो है महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हमारा बजट काफ़ी खराब हो रखा है और त्योहार जो आ रहे हैं उसमें हम लोग क्या करें, सब त्योहार करें या अपना बजट बनाएं, लेकिन बन नहीं पा रहा। महिलाएं भी बहुत परेशान हो रखी हैं। हर चीज़ का रेट दुगना तिगना हो रखा है, सब्जियों से लेके और ये दिवाली का सामान है सब महंगा हो रखा है। आज के अखबार में भी एक खबर है। खैर अखबार को तो अगर आप एक हिसाब से साइड में रख दे तो फिर भी पिछले 10 साल की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है अभी, और महंगाई जो है वो गरीब की थाली के पे ज्यादा असर डाल रही है। जैसे टमाटर हो गया, सब्जियां हो गई, टमाटर, प्याज, आलू, इन सब का दाम इस जो कि गरीब की थाली का था। हम अपने बचपन में देखते थे जिनके घर में कुछ नहीं हो, टमाटर की चटनी बना के रोटी के साथ खा लेते थे। आज वो अमीरों का सब्जी हो गई है टमाटर। गरीब तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता 100 रुपए किलो टमाटर, जो कि बढ़ते जा रही है। आलू 2 आलू काट के नमक डाल के सब्जी बन जाती थी, वो आज आलू अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। प्याज की वही हाल है। जो गरीब का आहार है, ये सरकार जो है उसके ऊपर ज्यादा प्रहार कर रही है। अमीरों को तो क्या है, वो 100 रुपए क्या 200 रुपए के टमाटर ले लेंगे। तो ये जो पिछले 10 साल से एक सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कह रही है और विकास के नारे दे रही है, वो पूरी तरह से विफल है। गरीब आदमी के थाली से खाना कम होता जा रहा है, कुछ भी नहीं है उसकी थाली में बचा। एक टमाटर बचा था, टमाटर की चटनी, वो भी आज सरकार ने छीन ली है। वहीं आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियां पिछले 6 माह में इतनी महंगी हुई हैं, जितनी कि पिछले 10 साल में नहीं हुई। बढ़ती महंगाई के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बेमौसमी बारिश, घटती कृषि, बढ़ता शहरीकरण जैसे तमाम वजह महंगाई के पीछे बताई जा रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड में खेती की जमीन तेजी से घट रही है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच कृषि भूमि 17% तक कम हुई है। वहीं उत्पादन में 3000 मीट्रिक टन की भी कमी आई है। मैंने कहा ना कि देखिए, हम सब इस प्रदेश के भू कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी कि हम जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना अब हमारी प्रायोरिटी है। क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है, और आगे इसको हमें रोकना होगा ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद ला सकें। नहीं, देखिए, ये सरकार झूठ बोल रही है। हमारे जो टोटल जो आबादी है, उस आबादी का आपका जो
9 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिक चुकी है। तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार बताए कि ये 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन क्यों बिकी, क्या कारण थे। तो इसकी वजह से जो सरकार का कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो बंजर खेत हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फील्ड उनका आइडेंटिफाई करे। मैं कृषि मंत्री था, मैंने अपने ज़माने में पूरे प्रदेश में एक भूमि का पूरा एक जिसको कहते हैं सर्वे कराया। तो उसमें हमने जो कृषक कुशल कृषक हुए, जो खेती पर ही निर्भर है, 3 प्रकार के किसान आज हमारे उत्तराखंड में हैं। पहला किसान वो है जो टोटल खेती पे ही डिपेंड है, उसको और चीज़ से मतलब नहीं है। दूसरे किसान वो हैं जो गांव में रहते हैं लेकिन पूरी खेती नहीं करते हैं, कुछ कुछ खेती करते हैं। देखिए, जब सरकारों का ध्यान जनता की तरफ से हट के सिर्फ चुनाव की तरफ रहेगा तो इस तरह की परिस्थिति का सामना आम जनता को और आम जनमानस को करना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से महंगाई बढ़ी हुई है, आज के तमाम समाचार पत्रों में ये सुर्खियां बनी हुई हैं कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस टाइम चरम सीमा पे है। और जो सब्जियों की मुख्य चीजें हैं, प्याज, टमाटर और आलू, ये तो इस तरीके से बढ़े हुए हैं, इतनी तेजी से तो शेयर मार्केट में नहीं बढ़ता जितनी तेजी से पिछले 1 या 2 महीने से यहाँ की सब्जियों के दाम बढ़े हैं। और इनकी सारी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की है, और अगर राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो उसमें वर्तमान सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका है, क्योंकि इनका सारा ध्यान सिर्फ चुनाव में था। यहाँ के ये महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, क्या कारण है, आज वो ये कारण बता रहे हैं। हमें तो लगता है कि जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि सारे भारत की जो सब्जियां हैं वो सिर्फ 2 ही प्रदेशों से आती थी, या तो हरियाणा से या जम्मू कश्मीर से। अब वहां के लोग क्योंकि चुनाव में व्यस्त थे तो शायद यही कारण रहा हो कि अचानक जैसे ही वहां के चुनाव के निर्णय निकलते हैं तो आज यहाँ पर महंगाई चरम पर पहुंच जाती है। तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है ये वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी कि यदि त्योहारी सीजन में आज यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनमानस को, जब त्योहार के सीजन में सब्जियों के दाम कम होने चाहिए थे, आज उनके सामने एक समस्या खड़ी हुई है कि वो अपने घर के लिए सब्जियों के लिए पैसा खर्च करें, या जो सामने दिवाली जैसा एक पावन पर्व उनका इंतजार कर रहा है उसके लिए अपना पैसा खर्च करें। कुल मिलाकर एक और जहां मोदी सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश की जनता बढ़ती महंगाई के बोझ में दबी हुई है और लगातार ये महंगाई आम जनमानस की कमर तोड़ रही है। वहीं आम जनता की कमर टूटने से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब सरकार बढ़ती महंगाई पर कब तक रोक लगा पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सचिव पेयजल एवं निदेशक पेयजल निगम उत्तराखंड से 3 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर निदेशक उत्तराखंड पेयजल निगम अगली तिथि को कोर्ट में स्वयं उपस्थित होंगे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट राज्य सरकार सहित पेयजल निगम से इस पर विस्तृत शपथ पत्र पेश करने को कोर्ट ने कहा था, लेकिन अभी तक इस पर प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया है। पूर्व में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा था कि यह समस्या पूरे राज्य की है। आपको बता दें कि बड़कोट निवासी सुनील थपलियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि बड़कोट में पानी की समस्या हो रही है, जिसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी ला कर परेशान हो रहे हैं, जबकि 500 मीटर की दूरी पर नदी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद नहीं की है। इस समस्या का समाधान हेतु क्षेत्रवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन दिया है, परंतु अभी तक उनके प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय भी नहीं लिया गया। आक्रोशित होकर क्षेत्रवासियों ने पिछले 6 जून से क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उनके द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों में कहा गया है कि समस्या का समाधान एकमात्र उपाय तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पंपिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है। याचिका जून के महीने में फाइल करी थी। बीते कई वर्षों से पानी की समस्या वहाँ पे होते आ रही थी। 2018-19 से पेयजल निगम कई सर्वे करता है और अपने ही आप बजट बना देता, कभी 100 करोड़ से ऊपर का, कभी कितने करोड़ का, और उससे सरकार सहमत होती नहीं और इसका
अवहेलना सरकार वहाँ के जनता को झेलना पड़ रहा है। और उस समय आदेश हुआ था कि जल निगम पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी पानी की समस्या उनके द्वारा क्या क्या किया गया इसका जवाब इन्होंने दाखिल करना था 3 महीने के अंदर, और इनका जवाब आज दाखिल नहीं हुआ। इससे मैंने कोर्ट को अवगत करवाया है कि हम जवाब दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेकर, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है पानी को पाना हर एक नागरिक का, और तो 3 हफ्ते के अंदर इन्होंने जवाब दाखिल करना है। अगर जवाब दाखिल नहीं करेंगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर जल निगम के देहरादून के कोर्ट में सेल्फ प्रेजेंस देंगे, अपनी मतलब मैंडेटरी है कि वो अपनी प्रेजेंस देंगे। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संगठन के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव परिणामों पर रोक लगा दी है। साथ ही चल रही चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने को कहा है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित पक्ष से जवाब मांगा है। बता दें कि मातृ शिशु एवं महिला कल्याण कर्मचारी एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्ष गुड्डी मठियूरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कराए जा रहे चुनाव को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि संगठन से निष्कासित सदस्य के अनुरोध पर स्वास्थ्य सचिव द्वारा महानिदेशक को चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिए गए। याचिकाकर्ता ने निष्कासित सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दिए जाने सहित निष्कासित सदस्य को संयोजक बनाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही शासन को गुमराह कर संगठन के संविधान के विपरीत चुनाव कराए जाने का भी आरोप लगाते हुए चुनाव निरस्त करने की अपील की है। मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी एसोसिएशन उत्तराखंड की प्रांतीय अध्यक्षा गुड्डी मटूरा द्वारा एक याचिका दायर कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गई कि सचिव स्वास्थ्य द्वारा एक किसी महिला जो संगठन से निष्कासित है वह स्वयं को संयोजक बता रही है, उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर चुनाव कराने के आदेश महानिदेशक को दिए गए स्वास्थ्य को, और तदनुसार जो है चुनाव की कार्रवाई की गई और चुनाव करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। और सूचियां जो मंगाई गई तो आपत्तियां दी गई कि भाई जो संगठन का विधान है उस संगठन के विधान के अनुसार जो सदस्य है, जो लोग निष्कासित हैं, जो लोग बन ही नहीं सकते, उनका नाम ना जोड़ा जाए। और दूसरी बात, न्यायालय द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर पूर्व में किसी याचिका के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था, उसमें चुनाव कराने के आदेश नहीं थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में आयोजित भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अधिवेशन में किसान संघ के वरिष्ठ नेता कुशल पाल सिंह को सर्वसम्मति से संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि किसानों को अपने हकों के खातिर भारतीय किसान संघ से जुड़ना होगा और संघ को बेहद मजबूत बनाना होगा, ताकि आपको बता दें आगे जाकर अपने तमाम समस्याओं को मजबूती से संघ उठा सके, सरकार से अपनी मांगों को मनवाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों से संबंधित किसी मसले पर सरकारें या संस्थाएं किसानों को भरोसे में नहीं लेती हैं, इस व्यवस्था को हटाना होगा। और उसके बाद प्रांत का अधिवेशन होता है, नया प्रांत का अभी उत्तराखंड में अक्सर अभी मैंने तेलंगाना से आया, करीब सारे प्रांत में हो चुका है। आगे थोड़ा जो उड़ीसा, बंगाल और पूर्वोत्तर का वो है, बाकी सारे प्रांतों में अधिवेशन हो चुका है। किसानों की बड़ी समस्या है कि जो भी चर्चा करते हैं किसान को पूछते नहीं। ये लोग अपने अपने तय कर लेते हैं कि क्या किसान को देना नहीं देना, नीतियाँ सब कुछ। ये जो पर्वतीय राज्य हैं इनकी परिस्थिति बड़ी विषम है। और एक उदाहरण मिलता है ना कि मोर दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो वो रोता है। बिल्कुल ठीक स्थिति ये पर्वतीय राज्यों की है। जब हम मैदानी राज्यों में जाते हैं तो लगता है बड़ा संपन्नता है, किसान बड़ा सुखी है, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो देखने में तो पहाड़ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब आप किसान के जीवन में घुसते हैं, उसके जीवन को देखते हैं तो लगता है कि कितना कष्टमय जीवन उस किसान का है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह ने जनता दरबार लगाया और जहां 51 फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। वहीं इस दौरान मौके पर कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। आपको बता दें कि आज रुड़की के नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 51 समस्याएं सामने आई। जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह और एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने जनता की समस्याएं सुनी और जनता दरबार में डीएम एसएसपी के साथ सीडीओ आकांक्षा कोंडे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा, एसपी देहात स्वप्निल किशोरी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज तहसील दिवस में कुल 51 समस्याएं आई हैं और उनमें से बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो या तो राजस्व विभाग से संबंधित थी, पुलिस विभाग से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं थी, नगर निगम की समस्याएं थी, कुछ नगर पंचायतों की समस्याएं थी। तो उसमें से कुछ समस्याएं जो तात्कालिक प्रवृत्ति की थी उनका निस्तारण किया गया है। बाकी में सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनको निर्देशित किया गया है कि ये समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें। और कुछ और भी शिकायतें थी, जैसे एक नगर निगम की थी शिकायत, छोटे मोटे बिजली के पोल की शिकायत थी, या किसी के नामांतरण की तत्काल की शिकायत थी, किसी का रह गया है, कुछ नामांतरण की समस्याएं थी, कुछ जो है पोल की समस्याएं थी, कुछ लाइट की समस्याएं थी, नगर निगम की जो है शराब की समस्या थी। उसमें तत्काल भेजा गया टीम को कि जाकर के तत्काल मौके का निस्तारण कर दें। कुछ दीर्घकालिक प्रवृत्ति की समस्याएं थी।